कर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पंथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। यूं तो बीजेपी में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी का फायर ब्रांड नेता कहा जाता है। इनमें फिर चाहे कुछ मंत्री हैं, चाहे कुछ प्रवक्ता हैं। तो आज हम एक ऐसे ही प्रवक्ता की बात करने जा रहे हैं। ये हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी। जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हैं, फिर ना ये राहुल गांधी को बख्शते हैं, ना ये विपक्षियों को बख्शते हैं और ना ही चाइना को बख्शते हैं। महंगाई का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, अगर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो फिर सुधांशु त्रिवेदी से होकर विपक्षी को आगे गुजरना पड़ता है। तो ये जो दबंगई वाली इनकी इमेज है, ये क्यों है? इनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? क्या इनकी यही छवि को देखते हुए बीजेपी इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, फिर चाहे संगठन में या फिर इन्हें किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना सकती है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल पिछले काफी वक्त से चर्चाओं में है। तो आज हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूंगी। धन्यवाद नम्रता जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। मयंक जी, आज सुधांशु त्रिवेदी पर चर्चा करनी बनती है क्योंकि पिछले काफी दिनों से वो चर्चा में है, किसी को भी नहीं बख्शते हैं, राहुल गांधी हो या चाइना हो। ये बताइए, इनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं? देखिए, इनकी कुंडली जो है हमें इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो मिथुन लगन और मिथुन राशि की इनकी कुंडली है। और इनके ग्रह नक्षत्र जो बताते हैं, देखिए इनकी कुंडली में पराक्रम भाव में केतु है और थर्ड हाउस जो हम कहते हैं व्यक्ति को रौबदार बनाता है, व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, किसी से दबदा नहीं है। तो ये इनकी छवि है। ये जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं, खुल के बोलते हैं और लॉजिक के साथ बोलते हैं। कभी भी आपने इनकी अगर जब ये अपना बयान देते हैं या किसी चैनल डिबेट में बैठे होते हैं तो पूरे तथ्य के साथ ये जवाब देंगे। और जो दूसरे लीडर होते हैं विपक्षी पार्टी के, उनके पास भी कोई इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि ये पूरे फैक्ट्स के साथ आते हैं, तैयारी करके आते हैं। तो अक्सर मैंने भी इनकी डिबेट देखी है तो ये चीज़ नोटिस करी है। और देखिए, मंगल के कारण, सूर्य के कारण, और सूर्य शनि आमने सामने हैं और दोनों ही नीच के ग्रह हैं। और जब दो नीच के ग्रह समसप्तक योग बना रहे होते हैं तो नीचभंग राजयोग का निर्माण होता है, जिसके कारण इनको बड़ा ज़बरदस्त लाभ मिलता है और आने वाले समय में इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। और ये जो एक तरीके से देखें कि लोग इनको बड़ा पसंद भी करते हैं। इनकी मिथुन राशि है तो वैसे भी बहुत अच्छे वक्ता प्रवक्ता हैं और इनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। इनकी बातों में दम है। इनके घरों में भी काफ़ी बल दिखाई दे रहा है। तो शनि और सूर्य के समसप्तक योग के कारण, नीचभंग राजयोग के कारण इनको काफ़ी लोकप्रियता मिलती है। और ये बिल्कुल तेज़ तर्रार नेता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कहना चाहिए ना कि जो विपक्षी पार्टी के नेताओं की कहना चाहिए बखिया उधेड़ने में ये बहुत ज़बरदस्त इनको महारत हासिल है। तो ऐसे में क्या बीजेपी इनको पुरस्कार दे सकती है, इनाम दे सकती है, मतलब कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है? क्या कभी इनके ऐसे सितारे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सके या उप मुख्यमंत्री जैसी पोजीशन इनको मिल सके? देखिए, इस समय अगर इनकी कुंडली में दशा की बात करें तो महादशा इनको अभी बुध की महादशा चल रही है, जो कि इनकी काफ़ी शुभ है। और बुध में अभी इनको अंतर्दशा जो चल रही है वो सूर्य की अंतर्दशा है, जो 8 फरवरी 2023 तक है। और उसके बाद यानी कि बहुत जल्दी इनको चंद्रमा की दशा आ रही है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखें, अभी कोई बहुत बड़े मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री लेवल की पदवी तो भी हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये लोकप्रियता में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे और इनका नाम जो है बड़ा सुर्खियों में बना रहेगा। सितारे बड़े बलवान हैं। आने वाले समय में इनको कोई ना कोई 2 से 3 साल के बाद कोई ना कोई बड़े उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह की कुंडली इनकी है। देखिए, सामान्य राजयोग नहीं है, नीचभंग राजयोग है। उसके कारण ये बड़ी लोकप्रियता और उच्च पद हासिल करेंगे। अच्छा, जिस तरह की ये दबंगई वाला बयान देते हैं, चाहे राहुल गांधी को ट्रोल करना हो फैक्ट्स के साथ या चाइना को ट्रोल करना हो, तो ये कौन सा ग्रह होता है जो इतनी मजबूती प्रदान करता है? देखिए, मैंने कहा ना कि इनके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में केतु है। तो जब भी विपक्ष पे हमला करेंगे तो पूरे फैक्ट्स के साथ, तथ्य के साथ करेंगे और अपनी बात को अच्छी तरीके से रखते हैं। देखिए, बहुत से प्रवक्ता ऐसे भी चैनल पे डिबेट में बैठते हैं जो अपनी बात पूरी तरीके से नहीं रख पाते या दब जाते हैं। लेकिन ये दबंग प्रवक्ता है जो कि सामने वाले को दबा देते हैं और फैक्ट्स के साथ आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। इसलिए ये विपक्षी पार्टियों पर, विपक्षी नेता पर ज़बरदस्त हमला करते हैं और जनता के प्रिय बन जाते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के लिहाज से कैसे रहेगा इनका? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से इनका समय जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और अगले माह 20 अक्टूबर को इनका जन्मदिन भी है। तो ये आने वाला समय, आने वाला वर्ष इनके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा।
और कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिलेगा और इनके प्रवक्ता रहने से बीजेपी की छवि जो है वो भी अच्छी रहेगी। और ये कहना है बीजेपी के जो कार्य है, जो कहते हैं ना कि आपका प्रवक्ता ऐसा होना चाहिए जो आपके कार्यों का गुणगान करे और जो कमियां हैं उनको छुपाए और किस तरीके से छुपाए कि और जो आपकी जो अच्छाई है पार्टी की, जो पार्टी को जो काम किए हुए हैं उनको ज़्यादा बेहतर दर्शाए, वही एक अच्छा प्रवक्ता कहलाता है। ये सभी गुण इनकी कुंडली में मौजूद हैं। मंगल की स्थिति इनकी काफ़ी बलवान है और शनि के कारण भी आने वाले समय में इनको काफ़ी उच्च पद की प्राप्ति होगी। बुध इनकी कुंडली में उच्च का है, उसकी दशा चल रही है। अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इनको काफ़ी अच्छी राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो एक इवैक्यूएशन प्लान की तरह रहे, ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके। इस कदर भयभीत हो गए थे और ब्रिटिश कमांडर्स की बात कोई मानने को तैयार नहीं था। तब उन्होंने सरदार पटेल और नेहरू जी से और कांग्रेस के नेताओं से आग्रह किया कि आप उन नौ सैनिकों को आश्वासन दीजिए, और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी। उसके बाद तो ये तय हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागें। सबसे बड़ा कारण वो नौसेना की अपराइजिंग थी, इसीलिए 2 सितंबर 1946 को सरकार बना दी गई और इसीलिए 30 जून 1948 तक रुकने की बजाय 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। और शायद आप में से बहुत से लोगों को यह पता हो कि 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चूज किया गया था। वो इसलिए चूज किया गया था क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था, एंड दैट्स वेयर फाइनली द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद लिखा है। तो आप ये समझिए कि स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है, मगर जिसका योगदान सर्वाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है। हम में से कितनों ने जनरल नॉलेज में पढ़ा कि आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार थी 1943 में। जब हमारी सरकार आई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाकायदा शान के साथ उनकी परेड निकाली गई। उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में सभी ने योगदान दिया है, बहुतों ने योगदान दिया। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव में शस्त्रागार लूट लिया गया था। आर्मरी वॉज कैप्चर्ड। काकोरी लखनऊ के पास, वहां ब्रिटिश सरकार का खजाना कैप्चर कर लिया था, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद थे। दिल्ली में असेंबली में बम फेंक दिया गया था। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया था और वाइसराय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया गया था। कभी आप कल्पना करें जरा उस सरकार की कि वाइसराय पे बम, असेंबली में बम, पुलिस कमिश्नर की हत्या, खजाना लूट गया, शस्त्रागार लूट गया, सरकार तो हिल गई होगी। उनका बेचारों का कोई योगदान ही नहीं था, सारा योगदान एकमेव था। तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे, उनका योगदान नहीं था। जिन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया गया, उनका योगदान नहीं था। जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे, जो किताब भी लिख रहे थे, सेक्रेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं 3-3, 4-4 किताबें लिखी, जिनके वाइसराय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंध थे, वो संघर्ष कर रहे थे। ऐसा अद्भुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है, हमें इस अमृत काल में यह भी समझने की जरूरत है कि किस किस प्रकार का विष हमें दूर करना है। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों का कोई योगदान नहीं है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए। IITs बनी, एम्स बना, राउरकेला बोकारो के स्टील प्लांट्स बने, भाखड़ा नंगल डैम बना, मगर कुछ ऐसे काम भी किए। चीन हमारा पड़ोसी नहीं था 47 में, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। तिब्बत चीन का है कोई मानने को तैयार नहीं था, मगर बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाके आपने मनवा दिया और उसके बाद तिब्बत ही नहीं, वो तो एक्साई चीन तक आ गया। तो जो गलती है वह भी मानना होगा।